हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज एक धमाकेदार मूवी लेकर फिर हाजिर हुआ हूं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। शुरू करते हैं तो सीरीज की शुरुआत में हम अरमान नाम के एक डिटेक्टिव को देखते हैं जो हाल ही में हुए मर्डर केस में पुलिस की मदद करने आया था। यहाँ हमें पता चलता है कि अरमान को ओसीडी नाम की बीमारी भी है, जिसके कारण वो अक्सर हर चीज को ऑर्गेनाइज करने में लगा रहता है। खैर, फिर पुलिस के कहने पर वो हर चीज की जांच करता है और बताता है कि यहाँ पहले से किलर मौजूद था जो 6 फुट से ऊपर का है और वो सिगरेट पीता है मेंथोल। ये सारी चीजें अरमान ने वहाँ ऑब्जर्व करके पुलिस को बताई थी। साथ ही वो ये भी बताता है कि इस मरने वाली लड़की निकिता के पास जरूर उस किलर के बारे में कुछ सबूत होंगे, इसलिए उसने इसके कंप्यूटर को भी छेड़ा है। वहीं हम अरमान की नर्स शिरेनिया को भी देखते हैं जो हर समय अरमान के साथ रहती है, क्योंकि अरमान की ओसीडी की बीमारी कभी भी बढ़ जाती है और अरमान को ये बीमारी हुई कैसे ये हमें आगे पता चलेगा। खैर, इसके बाद अब हम अरमान को उसके साइकेट्रिस्ट के पास देखते हैं जो उसकी मेडिकल रिपोर्ट देखकर कहते हैं कि पहले से चेंजेस तो हैं, लेकिन अभी भी सुधार बाकी है। फिर हम एक बिल्डर की रैली को देखते हैं जहाँ वो सीएम बनने के लिए चुनाव में खड़ा था और वो जैसे यहाँ भाषण देने आता है तभी उस पर गोली चलती है, जिसमें वो बिल्डर तो बच जाता है लेकिन उसका एक बॉडीगार्ड ओमकार मारा जाता है। ये देखकर वहाँ बैठा उस बिल्डर की पार्टी का आदमी मनोज चिल्लाता है कि गोली उस बिल्डिंग से चली है जहाँ सारी फोर्स जाने लगती है, लेकिन उन्हें कुछ मिलता नहीं। इसके बाद यहाँ एसीपी सहमत को बुलाया जाता है क्राइम सीन की जाँच के लिए, और सहमत पर ऊपर से प्रेशर भी था क्योंकि एक सीएम कैंडिडेट को मारने की कोशिश की गई थी। तब सहमत के सीनियर उसे कहते हैं कि ये केस बहुत ही पेचीदा है, इसलिए हमें उस अरमान की मदद लेनी होगी। इनकी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि अरमान असल में पहले पुलिस में ही था, लेकिन किसी कारण वो बीमार पड़ा और सस्पेंड कर दिया गया। अब इसके बाद अरमान सहमत के साथ सीधा उसी बिल्डर राउत से मिलने जाता है जहाँ राउत की पत्नी माधुरी और उसका दोस्त पारस भी मौजूद थे। यहाँ पूछताछ करने के बाद सहमत अरमान के साथ सीधा उसी बिल्डिंग में जाती है जहाँ से गोली चली थी, और वो अरमान देखकर बताता है कि गोली चलाने वाला कोई 6 फुट से ऊपर का आदमी है और वो मेंथोल सिगरेट पीता है। तभी अरमान को याद आता है कि जो हाल ही में उस लड़की निकिता का मर्डर हुआ है उसका कातिल भी तो इसी तरह का था, तो जरूर इस केस में कोई कनेक्शन हो सकता है। लेकिन सहमत साफ मना कर देती है कि कोई कनेक्शन नहीं है, पहले इस केस को सॉल्व करो, बाद में वो देखना। इसके बाद अरमान सीधा उसी राउत की पार्टी ऑफिस में जाता है और यहाँ निकिता के बारे में एक आदमी जैसे डिटेल मांगता है कि क्या ये लड़की यहाँ काम करती थी। तब वो आदमी भी कहता है कि ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे कुछ मिलेगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। फिर यहाँ से अरमान सीधा राउत के पास आकर निकिता के बारे में पूछता है क्या आप इसे जानते हैं, पर राउत साफ मना कर देता है। वही अरमान एक चीज नोटिस करता है कि राउत की बीवी माधुरी और उसका दोस्त पारस कुछ ज्यादा ही चिपक रहे हैं और उसे ये बात बहुत अजीब लगती है। अब इसके बाद अरमान माधुरी से अकेले में मिलने जाता है और यहाँ उससे किसी तरह पारस के बारे में पूछने लगता है। असल में अरमान को लग रहा था कि ये गोली माधुरी ने राउत पर चलवाई होगी ताकि राउत मरेगा तो पारस और वो एक हो जाएंगे, पर यहाँ माधुरी तो कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद अरमान जब घर आता है तो हमें पता चलता है कि अरमान जब पुलिस में था तब उसकी पत्नी का ब्लास्ट में मर्डर हुआ था, जिसके बाद ही अरमान को ओसीडी की बीमारी हुई और उसकी पत्नी लॉयर थी जो किसी बड़े केस पर काम कर रही थी। इसलिए अरमान को लगता है कि जरूर उन लोगों ने ही उसकी पत्नी सुष्मिता को मरवाया होगा, और अरमान आज भी उस केस को सॉल्व करने में लगा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तभी अरमान पर उसी पार्टी के आदमी जय का कॉल आता है कि मुझे निकिता के बारे में कुछ मिला है, इसलिए आप मुझे इस जगह मिलिए। तो अरमान भी चला जाता है, लेकिन तभी अरमान पर कोई गाड़ी से हमला करता है और अरमान बचकर भाग लेता है। यानी कोई नहीं चाहता कि अरमान राउत पर गोली चलाने वाले आदमी का केस सॉल्व करे। खैर, फिर अरमान ये बात जाकर सीधा सहमत से बताता है और इन्हें लगता है कि जरूर खूनी जय होगा, उसी ने तो अरमान को मिलने के लिए बुलाया था। लेकिन थोड़ी देर में पता चलता है कि जय तो पुल से गिरकर मर चुका है। पर जैसे अरमान जय की लाश देखता है तो बताता है कि ये भी एक मर्डर है जिसे प्लानिंग के साथ मारा गया है। वहीं जय के पास से इन्हें एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिस पर निकिता के साइन थे। ये देखकर अरमान सहमत से कहता है कि मैं सही हूँ, पक्का ये तीनों मर्डर एक दूसरे से लिंक है। फिर यहाँ से अरमान पार्टी के हेड मनोज से मिलने जाता है और उससे कुछ पूछताछ करता है, लेकिन मनोज से उसे कुछ पता नहीं चलता। इधर सहमत अपने एक इन्फॉर्मर से पता करवा लेती है कि उस दिन राउत पर गोली किसी शूटर ने चलाई थी जो पास के ही बिल्डिंग में रहता है। यहाँ अरमान सीधा पारस से मिलने जाता है और उससे माधुरी के नाम से धमकाता है कि अब सच्चाई तो राउत को बतानी ही होगी।
मेरा और माधुरी का अफेयर चल रहा था, लेकिन अब हम दोनों साथ नहीं है। साथ ही पारस कहता है कि हमने राउत पर गोली नहीं चलवाई और ये बात राउत को मत बताना, उसका विश्वास टूट जाएगा, जिस पर अरमान मान जाता है। इसके बाद सहमत अरमान को लेकर सीधा उस शूटर विनोद को पकड़ने आती है जिसकी उसे टिप मिली थी। पर यहाँ पहुंचकर पता चलता है कि ये आदमी तो चल फिर नहीं सकता, तो गोली कैसे चलाएगा। इसलिए ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी अरमान को याद आता है कि विनोद के जूते तो गंदे थे, यानी वो झूठ कह रहा था। ये बात वो सहमत के जूनियर बंटी से बताता है, लेकिन उससे पहले ही वहाँ से विनोद भाग निकलता है। फिर रात को हम शिरण्या को अरमान के साथ देखते हैं और हमें पता चलता है कि शिरण्या का एक बेटा है, लेकिन उसका पति नहीं है, इसलिए वो अकेले अपने बेटे को पालती है। फिर यह अरमान शिरण्या को सुष्मिता के बारे में बता रहा होता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था। उसी समय अरमान को कुछ याद आता है और वो शिरण्या से उस दिन राउत पर हुए हमले वाली वीडियो देखने को कहता है। तब वो देखता है कि यहाँ मनोज ही था जो गोली चलने की डायरेक्शन सबको बता रहा था और ये बात उसे अजीब लगती है। खैर फिर अगले दिन वो राउत की पार्टी के लोग और पुलिस वालों को बुला लेता है और फिर शिरण्या से नकली गोली चलवाकर मनोज से कहता है कि बताओ वो गोली कहाँ से चली, लेकिन मनोज बता ही नहीं पाता। तब यहाँ अरमान रिवील करता है कि ये सब मनोज ने ही करवाया था, क्योंकि वो पार्टी के अकाउंट में घपला कर रहा था। जो बात निकिता को पता चली तो मनोज ने ओमकार से निकिता को मारने के लिए कहा, लेकिन ओमकार ने मना कर दिया। तब मनोज ने ये मर्डर विनोद गोस्वामी से करवाया। फिर जब मनोज को लगा कि ओमकार ये बात राउत से बता देगा, तो मनोज ने विनोद के जरिए ही रैली वाले दिन ओमकार को मरवा दिया, जिससे सबको लगेगा कि गोली राउत पर चली है और उसे वोट मिलेंगे, जबकि मेन टारगेट तो ओमकार ही था। फिर जब जय ने निकिता के बारे में अरमान को बताने की कोशिश की तो मनोज ने उसे भी खुद रास्ते से हटा दिया, जिस पर मनोज भी हाँ कह देता है। तभी मनोज पर विनोद गोली चला देता है, क्योंकि मनोज ने उसे भी मारने की कोशिश की थी, पर वो बच गया। जिसके बाद पुलिस वाले विनोद और मनोज को पकड़ लेते हैं और ये केस सॉल्व होने की खुशी में लोग अरमान की तारीफ कर रहे थे। फिर घर आकर अरमान को एक पुराना अखबार मिलता है जिसमें सुष्मिता के मर्डर के बारे में लिखा था और फिर वो उसी केस में लग जाता है। इसके बाद हम एक लड़की को कार से कहीं जाते हुए देखते हैं और तभी कार स्लिप होने से वो गाड़ी सीधा पहाड़ी से नीचे गिर जाती है और उस लड़की की मौत हो जाती है। खैर फिर अगली सुबह अरमान उस अखबार में से कुछ पॉइंट्स नोट करता है जिसमें एक रेड बैग का क्लू था, इसलिए अरमान जाकर सबसे पहले पोस्ट ऑफिस से वो रेड बैग ले लेता है। असल में अरमान से कोई इंसान इसी तरह कांटेक्ट कर रहा था जो सुष्मिता के केस को सुलझाना चाहता है, पर वो है कौन हमें बताया नहीं जाता। फिर जब अरमान थाने आता है तो देखता है कि यहाँ एक आदमी अपनी वाइफ की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आया है। तब अरमान को अपनी बीवी की याद आती है और वो उस आदमी से जाकर कहता है कि मैं आपकी बीवी को ढूंढ कर जरूर लाऊंगा। फिर यहाँ पूछने पर वो आदमी बताता है कि मेरी पत्नी का नाम कोमल है, वो अपने पापा का रियल एस्टेट का बिजनेस संभालती है और मैं एक कॉलेज में अकाउंट पढ़ाता हूँ। फिर जब अरमान शिरण्या के घर पर होता है तभी शिरण्या बताती है कि एक साइकिक है जो लोगों का फ्यूचर बताती है। उसने लाइव आकर एक मर्डर के बारे में बताया है। जिसके बाद हम पुलिस को उस क्राइम स्पॉट पर देखते हैं और वहाँ वही साइकिक डोली पहले से मौजूद थी। तब वो पता चलता है कि मरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि कोमल है और डोली बताते कि मुझे अंदर से आवाज आई कि पहाड़ी के नीचे कोई मरा पड़ा है, इसलिए मैंने लाइव आकर सबको बता दिया। एक तरह से यह डॉली सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए आई थी और सहमत को भी उसे देखकर गुस्सा आ रहा था। खैर तभी यहाँ अरमान आता है और सहमत से कहता है कि ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है, लेकिन सहमत नहीं मानती। साथ ही वो कहती है कि ये केस मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी, तुम्हारी जरूरत नहीं है। इधर डॉली मीडिया में कह रही थी कि मेरे शरीर में इस कोमल की आत्मा आई थी जिसने पेपर पर यह एड्रेस लिखा, तभी मैं यहाँ तक आ पाई। जो देखकर सहमत वो पेपर ले लेती है। फिर यहाँ अरमान जहाँ से कार नीचे गिरी थी वहाँ की छानबीन करने लगता है और उसे कुछ अजीब लगता है। फिर वो सीधा थाने आता है और वहाँ के आदमी निशांत से डोली के फेस जैसी दिखने वाली मैच निकालने को कहता है। तब पता चलता है कि एक लेडी है डोनीला जो एक रेड में पकड़ी गई थी और अरमान को लगता है कि यही डॉली होगी जो नाम बदल कर अब रह रही है। फिर वो शिरण्या से कहता है कि तुम्हें डॉली बहुत पसंद है ना, इसलिए अब तुम उसकी अपॉइंटमेंट लो, हम वहाँ चलेंगे। फिर जब शिरण्या अपॉइंटमेंट लेकर डॉली के साथ सेशन कर रही होती है तो यहाँ पीछे से अरमान उसके घर की छानबीन करने लगता है ताकि उसे कुछ मिल पाए। तभी वहाँ डॉली आ जाती है और उसे घर से भगाने लगती है, लेकिन अरमान डोनेला का नाम लेता है जो सुनकर डॉली शांत हो जाती है। खैर फिर शिरण्या और अरमान वहाँ से जाने लगते हैं और अरमान शिरण्या के हाथ में एक ब्रेसलेट देखता है जो डॉली अपने हर क्लाइंट के हाथ में देती थी और ये सेम ब्रेसलेट उसने कोमल के हाथ में भी देखा था, यानी डॉली कुछ गेम खेल रही है। फिर यहाँ से अरमान सीधा कोमल के पति अश्विन के पास आता है और ब्रेसलेट वाली बात बताता है, लेकिन अश्विन कहता है कि डॉली के पास सच में कुछ पावर्स तो हैं, वरना उसे मेरी पत्नी की लाश कैसे मिलती। तभी वहाँ अश्विन के वर्कर कुछ सामान कचरे में फेंक देते हैं और अरमान को उस बॉक्स से कुछ अजीब सी स्मेल आती है, इसलिए अश्विन के जाते ही वो उसे चेक करने लगता है। इसके बाद अब सहमत ने डॉली को पकड़ लिया था और वो उसे धमका कर सच बताने के लिए कहती है, जिसके डर से डॉली सच बताती है कि मुझे एक मैसेज आया था कि अगर मैं दी हुई
हुई लोकेशन पर गई तो वायरल हो सकती हूँ। और जैसे मैं वहाँ गई तो मेरी क्लाइंट कोमल की वहाँ लाश पड़ी थी। तब मुझे डर लग गया कि कहीं मैं इस केस में फंस न जाऊँ, इसलिए मैंने यहाँ झूठ कहना ही सही समझा, जिससे लोगों को लगे कि मेरे पास सच में पावर्स हैं। फिर अरमान यहाँ निशांत से उस मैसेज के IP एड्रेस निकलवाता है और उन्हें किसी स्नेहा चतुर्वेदी का नाम पता चलता है। तब ये लोग किसी तरह स्नेहा के घर पहुँच जाते हैं और पूछते हैं कि बताओ फोन कहाँ है तुम्हारा और वो मैसेज तुमने क्यों भेजा था। लेकिन स्नेहा को तो कुछ भी पता नहीं था। वो कहते कि मैंने तो अपना पुराना फोन देकर नया फोन ले लिया था। तभी अरमान स्नेहा से पूछता है कि तुम CA की पढ़ाई कर रही हो ना, तो ये इतने महंगे महंगे आइटम्स तुम्हारे पास कैसे आए। जिस पर स्नेहा कहते कि मेरे बॉयफ्रेंड ने ये दिए हैं और पुराना फोन भी उसी ने बदल कर नया दिया था। जो सुनकर अरमान हंसने लगता है, यानी उसने ये केस भी सॉल्व कर दिया है। अब अगले दिन वो सीधा कोमल के पति के घर पहुंच जाता है और वहाँ डॉली से नाटक करवाता है जैसे उसे एक और मर्डर के बारे में पता चला है और यहाँ मर्डर स्नेहा का ही हुआ था, जिसे देखकर कोमल के पति अश्विन के होश उड़ जाते हैं। फिर अरमान बताता है कि आपकी गलती उसी दिन पकड़ी गई जब आपके कबाड़ से डीजल का बॉक्स मिला था, जबकि आपकी कार तो पेट्रोल से चलती है और उस दिन रोड की जांच करते समय वहाँ डीजल की स्मेल आ रही थी। यानी आपने पहले मोड़ पर डीजल डाला जिससे कोमल की कार स्लिप करके नीचे गिर गई और फिर आपने डीजल वॉश कर दिया, लेकिन वह स्मेल अगले दिन तक रही थी। फिर अरमान बताता है कि आपने डॉली को स्नेहा के फोन से कोमल की लोकेशन भेजी थी ताकि सबको लगे कि ये एक एक्सीडेंट है, पर ये तो प्लान्ड मर्डर था। और वो रिवील करता है कि अश्विन स्नेहा के साथ अपनी लाइफ बिताना चाहता था, इसलिए उसने कोमल को मार दिया और इसके बारे में उसके पास सबूत भी थे। जो सुनकर अश्विन को चक्कर आ जाता है और ये लोग उसे जेल में डाल देते हैं। फिर रात को अरमान जब उस रेड बैग को चेक करता है तो उसे उसमें एक सीक्रेट फोन मिलता है, जिसे ओपन करते ही उस पे मैसेज आता है कि तुम्हें संतोष बागची के बारे में पता है। तब अरमान सुष्मिता के डॉक्यूमेंट्स में संतोष बागची के बारे में देखता है तो पता चलता है कि ये तो सुष्मिता का क्लाइंट था जिसका वो केस लड़ रही थी। इधर हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने भाई से बता रहा होता है कि उसने मुझे फिर मारा है और मैं परेशान हो चुका हूँ। तब वो आदमी कहता है कि उसे मेले में बुला ले, बाकी हम देख लेंगे। जिसके बाद हम सहमत को मार्क नाम के नार्कोटिक ऑफिसर के साथ देखते हैं और मार्क अक्सर शराब पीता था और यहाँ वो किसी से मिलने आया था। फिर मार्क सिक्योरिटी क्रॉस करके उस मेले में जाता है और उसी लड़के से मिलता है। यहाँ पता चलता है कि ये लड़का मार्क का ही खबरी है। जिसके बाद मार्क उसे जबरदस्ती शराब पीने के लिए कहता है और शराब पीते ही उसे पीटते हुए किसी ड्रग के बारे में पूछने लगता है, लेकिन इतनी ही देर में उस लड़के की हालत खराब हो जाती है और वो यही मर जाता है, जिसकी वीडियो कुछ लोगों ने बना ली थी। अब ये वीडियो हर जगह फैल जाती है और पुलिस वालों की बदनामी होने लगती है। वहीं मार्क को अरेस्ट कर लिया जाता है। इधर अरमान की डॉक्टर और कमिश्नर के साथ मीटिंग थी, जो अरमान को दोबारा पुलिस की जॉब देने के बारे में सोच रहे थे और वो कहते हैं कि हम सबसे तुम्हारे बारे में पूछेंगे, सब सही रहा तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। जो सुनकर अरमान खुश हो जाता है। फिर यहाँ से अरमान सहमत से मिलने जाता है, जिससे मार्क के केस के बारे में पता चलता है और वो अरमान से कहते कि मार्क ने किसी को नहीं मारा। तब अरमान भी शरण्य से कहता है कि मैंने अगर इस सहमत के दोस्त का केस सॉल्व कर दिया ना, तो ये मुझे पुलिस की नौकरी पर रिकमेंड कर देगी। इसलिए वो मार्क के केस में साथ देने के लिए मान जाता है। जिसके बाद अरमान हर जगह छानबीन करने लगता है और फिर वो मार्क से मिलने आता है। मार्क बताता है कि उस लड़के मोइस ने ही मुझे मिलने बुलाया था और उस बोतल में से मैंने भी शराब पी थी, पर पता नहीं मोइस ने उसे पिया तो उसकी जान कैसे चली गई। जिसके बाद अरमान यहाँ शरण्य और उसके बेटे श्रवण के साथ मेले में आता है और सिक्योरिटी वाले उन्हें कोल्ड ड्रिंक तक अंदर लाने नहीं देते। खैर फिर यहाँ काफी पूछताछ करने के बाद अरमान एक खंडर जगह देखता है जो उसे काफी अजीब लगती है। फिर अगले दिन अरमान अपनी पुलिस की वर्दी पहन लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सहमत उसका नाम जरूर रिकमेंड करेगी। लेकिन जैसे वो थाने पहुँचता है तो वहाँ सहमत सॉरी कह देती है। साथ ही वो कहते कि अभी तुम्हारी OCD की समस्या खत्म नहीं हुई है, इसलिए मैं ऐसे में नाम रिकमेंड नहीं कर सकती। जो अरमान को बहुत बुरा लगता है। इसके बावजूद वो सहमत से बताता है कि उस मेले वाली जगह पर एक खंडर है, पर हैरानी की बात तो यह है कि उसके गेट पर एकदम नया ताला लगा है, यानी अंदर कुछ झोल चल रहा है। इधर अरमान के घर पर शरण्या दो फोन देखती है तो पूछती है कि ये दूसरा फोन किसका है। तब अरमान बताता है कि कोई इंसान मेरी मदद करना चाहता है जिसने मुझे फोन दिया है और उससे मेरी सुष्मिता के केस के बारे में बात होती रहती है। तब ये सब देखकर शरण्या गुस्सा हो जाती है और कहती है कि सुष्मिता के केस ने आपका दिमाग खराब कर रखा है, इसलिए तो आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे। साथ ही शरण्या वो फोन अपने पास रख लेती है। तभी वहाँ सहमत अपनी टीम के साथ आती है और ये लोग केस के बारे में ही डिस्कस करने लगते हैं। तब सहमत कहते कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मोइस की बॉडी में जहर पाया गया है, जो हो सकता है कि मार्क की शराब से उसमें गया हो, लेकिन वही शराब तो मार्क भी पी रहा था, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। तब अरमान कहता है कि यानी गड़बड़ सिक्योरिटी चेक के टाइम पर हुई है। कोई मार्क को मारना चाहता था, इसलिए उसने ड्रिंक में जहर डाला होगा, पर मार्क ने वो मोइस को पिला दिया। और मेले में तो कोल्ड ड्रिंक तक ले जाने नहीं देते, तो अल्कोहल कैसे ले जाने दी, यानी ये पूरा स्टाफ मिला हुआ है। जिसके बाद सबसे पहले ये लोग मेले में जाकर उस खंडर में रेड
रेड मारते हैं जहाँ ड्रग्स बनाया जा रहा था और ये सबको अरेस्ट कर लेते हैं और इन्हीं लोगों ने ही मार्क के ड्रिंक में जहर मिलाया था। यानी ये केस भी सॉल्व हुआ जिससे मार्क पर लगे सारे इल्जाम खत्म हो जाते हैं। फिर हम एक आदमी को सेंट्रल जेल में जाते हुए देखते हैं जो संतोष बागची से मिलने आया था, पर पता चलता है कि संतोष बागची तो इस जेल में है ही नहीं। ये देखकर उस आदमी के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद हम एक बिलीनियर को कार से कहीं जाते हुए देखते हैं जो सीधा एक कपल के पास आता है और वहाँ उस लड़की पर चाकू लगाकर लड़के से सारा पैसा देने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़का तो उसी आदमी को जान से मार डालता है और अपनी लवर को बचा लेता है। फिर यहाँ पुलिस आती है और ये बताते हैं कि ये बिलीनियर सूरज है जिस पर इल्जाम लगा है कि वो लूटमार करने आया था, जो कि काफी अजीब बात है क्योंकि उसे तो किसी भी चीज की कमी नहीं है। फिर यहाँ उस कपल से पूछताछ करने के दौरान सहमत को वो लड़की बताती है कि वहाँ एक कांस्टेबल मौजूद था जिसे देखकर मैं हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी, पर वो तो वहाँ से भाग निकला। ये सुनकर सहमत उस कांस्टेबल का पता करने के लिए कहती है। फिर यहाँ से अरमान सीधा सूरज की बीवी से मिलने आता है पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। जिसके बाद अरमान यहाँ से सूरज के ऑफिस में पूछताछ करने जाता है तो उसकी सेक्रेटरी बताती है कि सूरज सर के पास तो एक गन भी थी। तब अरमान सोचने लगता है कि जब सूरज पर गन थी तो उसने लड़की के गले पर चाकू क्यों लगाया, ये बात हजम नहीं हो रही। जिसके बाद अरमान को वहाँ कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो सीधा उस आदमी अरविंद को इंक्वायरी के लिए बुला लेता है जिसने सूरज को मार डाला। तब अरविंद पुलिस के डर से बता देता है कि एक टाइम पर मेरा सूरज की बीवी माहिरा के साथ अफेयर था, पर हमारा ब्रेकअप हो गया था और मुझे पता नहीं था कि सूरज मेरे ऊपर बाद में ऐसे गुस्सा निकालेगा। साथ ही वो कहता है कि मैंने सूरज पर गलती से वार कर दिया था, मुझे पता नहीं था कि वो सूरज है, अगर पता होता तो मैं उसे कुछ कहता ही नहीं। जिसके बाद जब अरमान अकेला होता है तो उसे शिरन्या अपनी फीस मांगती है, लेकिन अरमान तो कई केस फ्री में सॉल्व कर रहा था और उस पे पैसे नहीं थे, जो बात शिरन्या को अच्छी नहीं लगती। वहीं बंटी ने उस कांस्टेबल का सीसीटीवी फुटेज निकाल लिया था जो क्राइम स्पॉट से कहीं जा रहा था। फिर जब अरमान थाने आता है तो वो फुटेज देखकर कहता है कि कांस्टेबल के कंधे पर स्टार है, यानी ये वर्दी भाड़ी पर लाई गई होगी, इसलिए वो बंटी से उस आदमी के बारे में पता करने को कहता है। इधर शिरन्या जो अरमान से सैलरी न देने पर नाराज थी, वो अपने फोन में सूरज की एक वीडियो देख रही थी जिसमें सूरज बताता है कि एक बार मेरे दोस्त ने मेरी मदद की थी कि कैसे वो गुंडा बनकर आया और मैंने उसे मारकर अपने जीएफ को इम्प्रेस कर लिया और वो मेरी जीएफ आज मेरी बीवी है। तब शिरन्या को याद आता है कि सूरज भी तो गुंडा बनकर ही गया था चाकू लगाने, यानी कुछ गड़बड़ है, जो देखकर वो तुरंत थाने जाने लगती है। वहीं बंटी को उस आदमी के बारे में पता चल जाता है जिसने वो वर्दी पहनी थी और ये लोग उसे पकड़कर सच पूछ लेते हैं। फिर अरमान सीधा सहमत को कॉल करके कहता है कि केस सॉल्व हो गया है। जिसके बाद रात को ही ये लोग सीधा अरविंद के घर जाते हैं और अरमान बताता है कि तुम और सूरज दोस्त थे ना, और तुमने सूरज से एक दिन पहले मदद मांगी थी ताकि तुम अपने जीएफ को इम्प्रेस कर सको, तभी तो सूरज ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड पर चाकू लगाया था और बस तुम्हें धक्का देकर अपने लवर को बचाना था, लेकिन तुमने तो उसी का फायदा उठाकर सूरज को मार डाला और सेल्फ डिफेंस का नाम दे दिया। फिर अरमान रिवील करता है कि आपका माहिरा के साथ आज भी अफेयर चल रहा है और ये सच निकलता है क्योंकि माहिरा अभी भी अरविंद के घर में ही थी और इन दोनों ने मिलकर ही सूरज को हटाने का प्लान बनाया था। तब अरमान कहता है कि सूरज ने एक और प्लानिंग की थी, उसने एक एक्टर को कांस्टेबल बनाकर बुलाया था ताकि तुम उसे धक्का दोगे तो वो खुद तुम्हें आकर अरेस्ट कर लेगा, जिससे तुम और बड़े हीरो बन जाओगे, लेकिन तुमने तो अपने दोस्त को ही मार डाला। और अब पुलिस अरविंद और माहिरा को अरेस्ट कर लेती है, यानी ये केस भी सॉल्व हुआ। तभी वहाँ से जाते समय शिरन्या पर उसकी सैलरी का मैसेज आता है जो काफी ज्यादा थी और वो खुश हो जाती है। असल में अरमान ने पैसों का इंतजाम करके शिरन्या को सैलरी दे दी थी। फिर जब अरमान शिरन्या के घर पर होता है तो वो सबसे पहले अपना दूसरा फोन चुरा लेता है। फिर वो उसे आदमी को मैसेज करता है संतोष के बारे में पूछने के लिए, यानी ये आदमी अरमान को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। और फिर हमें दिखाते हैं कि जब ये आदमी जेल में संतोष से मिलने गया था तब इसे फोन पर किसी ने धमकी दी थी कि अगर संतोष के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करोगे तो वो उसे और अरमान दोनों को मार डालेगा। जो सुनकर ये आदमी डर जाता है और अब वो अरमान के मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रहा था। इसके बाद अगले दिन शिरन्या अरमान और अपने बेटे श्रवण को लेकर एक जगह वेकेशन के लिए आती है क्योंकि इन्होंने काफी समय से एंजॉय नहीं किया था। फिर जब ये लोग मजे कर रहे होते हैं तभी श्रवण देखता है कि होटल के रूम में एक मर्डर हुआ है, जो देखकर वो तुरंत अरमान और अपनी माँ को बताता है। तब अरमान सीधा ये बात मैनेजर से कहता है, पर मैनेजर साफ मना कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन तभी वहाँ होटल की सिक्योरिटी हेड रीटा आती है और वो अरमान के साथ वो रूम चेक करने जाती है। असल में ये रूम किसी बड़े शिपिंग कंपनी के मालिक का था, इसलिए मैनेजर मना कर रहा था। खैर फिर यहाँ जब रूम में ये लोग आते हैं तो पूरा रूम एकदम साफ था, जो देखकर शिरन्या कहती है कि जरूर श्रवण को धोखा हुआ होगा। वही अरमान को लग रहा था कि जरूर उस शिपिंग कंपनी के मालिक ललित ने अपनी बीवी को मार दिया होगा और लाश को कहीं छुपा दिया होगा, क्योंकि बच्चा झूठ तो नहीं कहेगा। वही शिरन्या का एक दोस्त भी बन गया था और ये दोनों यहाँ एंजॉय कर रहे थे। फिर अरमान सीधा थाने में निशांत को कॉल करके ललित के बारे में पता करवाता है कि इसकी कोई क्रिमिनल
क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं है। तो निशांत बताता है कि इसकी बीवी ने इस पर एक बार डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था, पर 2 दिन में ही केस वापस भी ले लिया गया। यानी अरमान का शक सही है, किसी ने अपनी बीवी को मार डाला होगा। पर थोड़ी देर में अरमान को पता चलता है कि वहाँ ललित की बीवी तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, जो देखकर वो लौट आता है। फिर जब रात को अरमान श्रवण के साथ गेम खेल रहा होता है, तभी इनके कॉइन खत्म हो जाते हैं। तो अरमान कॉइन्स लेने जाता है और जैसे ही श्रवण गेम का बॉक्स पर हाथ मारता है तो उसे वहाँ एक लाश दिखती है। ये देखकर वो तुरंत अरमान की ओर भागता है। वही अरमान को शरण्या के दोस्त ने कुछ कॉइन्स दे दिए थे और जैसे ही श्रवण उसे लाश के बारे में बताता है तो ये लोग वहाँ आते हैं, पर कहीं भी लाश नहीं थी। तभी अरमान को वहाँ कुछ चूना पड़ा हुआ मिलता है और वो कहता है कि लाश से स्मेल ना आए इसलिए ये यूज किया गया होगा। हालांकि सबको लग रहा था कि श्रवण मजाक कर रहा है। खैर अगले दिन अरमान सबसे पहले शरण्या को बताता है कि तुम्हारा दोस्त शादीशुदा है, इसलिए डेट करने के बारे में सोचना भी मत। मैंने उसके वॉलेट में उसकी वाइफ का डेबिट कार्ड देखा है। जो सुनकर शरण्या उदास हो जाती है। वही अरमान लाश ढूंढने में लगा रहता है। फिर यहाँ शरण्या अपने दोस्त के मजाक में अखरोट फोड़ देती है और कहते कि मुझसे दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। वही अरमान को छानबीन करते हुए वहाँ काम कर रही लड़कियों पर शक होता है और वो उनके चेंजिंग रूम में आ जाता है। तब उसे एक जगह कैमरा दिखता है जिसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटो थी, पर जैसे वो मैनेजर और रीटा को बुलाकर लाता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। यानी ये तो सच है कि उनकी सफाई करने वाली स्टाफ ही गेम खेल रही है। फिर अरमान शरण्या को बताता है कि इन लोगों ने ललित के कुछ डॉक्यूमेंट्स की फोटो ले रखी है, जो पक्का उसके कॉम्पिटिटर को बेचकर ये लोग पैसा कमाएंगे। साथ ही रीटा बताते हैं कि इन स्टाफ में से एक लड़की थी डिम्पल, वो भी कई दिनों से नौकरी पर नहीं आई है। जो सुनकर अरमान कहता है कि पक्का डिम्पल पहले इन्हीं के प्लान में शामिल होगी, लेकिन जब उसने इनका साथ देने से मना कर दिया तो इन्होंने उसी को मार डाला होगा। और यही मर्डर श्रवण ने खिड़की से देख लिया, जिसकी लाश वो सफाई वाली छुपा रही है। यानी अब इन्हें लाश ढूंढनी है, पर लाश इन्हें कहीं भी नहीं मिलती। फिर जब अरमान की वेकेशन खत्म हो जाती है तभी वो शरण्या की फोटो देखता है और तुरंत भागकर उसी जगह आता है जहाँ शरण्या ने अपनी दोस्त के साथ फोटो क्लिक की थी। फिर वो मैनेजर को बुलाकर एक अलग से दिख रहे बॉक्स को ओपन करवाता है और इसमें डिम्पल की ही लाश थी, जिसे उसके साथियों ने मार डाला था। यानी ये केस भी अरमान ने सॉल्व कर दिया। इधर उस इन्फॉर्मर को संतोष बागची की लोकेशन मिलती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद हम एक घनश्याम नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे किसी उस्ताद जी का कॉल आता है और वो उससे मिलने जाने लगता है। फिर जैसे सिक्योरिटी गार्ड पानी का कनेक्शन ऑन करने आता है तो उसे बंदूक की आवाज आती है और वो नीचे आकर देखता है कि उस्ताद जी ने अपने हाथ में बंदूक पकड़ी है और वहीं एक अंधी लेडी डर के मारे बैठी है। जिसके बाद यहाँ पुलिस आती है और ये लोग छानबीन करके वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि अरमान को वहाँ लग रहा था कि वो अंधी लेडी सच में अंधी नहीं है। खैर फिर यहाँ अरमान सीधा उस्ताद जी से सवाल जवाब करने आता है और पता चलता है कि अरमान तो उस्ताद जी का सबसे बड़ा फैन है, क्योंकि उसकी बीवी और वो अक्सर उस्ताद जी की गजलें सुनते थे। फिर अरमान उस्ताद जी से सब कुछ बताने के लिए कहता है तो उस्ताद जी बताते हैं कि मैं घनश्याम से मिलने ही आया था, तभी मुझे गोली चलने की आवाज आई और मैंने देखा कि घनश्याम तो मरा पड़ा है और वहाँ एक अंधी लेडी भी डरी हुई बैठी है। और तभी मैंने किसी के भागने की आवाज सुनी तो डर के मारे वहाँ पड़ी गन उठा ली, पर वहाँ तो सिक्योरिटी गार्ड आया था। फिर पूछने पर उस्ताद जी बताते हैं कि वो घनश्याम मेरे कमबैक में मेरा साथ दे रहा था, क्योंकि लोगों ने मेरी गजलें सुनना बंद कर दिया था, इससे मेरा काफी फायदा हुआ। अब ये सब सुनने के बाद सहमत बंटी से कहती है कि हमें घनश्याम और उस्ताद जी के बीच सब कुछ पता करना होगा, क्योंकि हो ना हो कातिल यही है। हालांकि थोड़ी देर में उस्ताद जी को बेल मिल जाती है और उनसे मिलकर अरमान बताता है कि मैंने आपके धुन पर फ्लूट बजानी भी सीखी है। और जब वो वीडियो दिखाता है तो उस्ताद जी उसकी खूब तारीफ करते हैं कि आपका टैलेंट कमाल का है, यहाँ तक कि वो उसे अपने होने वाले शो में टैलेंट दिखाने के लिए भी बुलाते हैं, जिसके लिए अरमान मान जाता है। फिर यहाँ से अरमान सीधा उसी घनश्याम वाली बिल्डिंग में जाता है और वहाँ गौरी नाम की लड़की से घनश्याम के बारे में पूछता है, जिसके साथ इस समय निर्मला भी थी, वही अंधी लेडी। तब गौरी साफ साफ कह देते कि मेरी घनश्याम से कभी बात नहीं हुई। खैर फिर निशांत अरमान को कॉल पर बताता है कि ये घनश्याम तो पूरा ठरकी था, जिसने म्यूजिक की आड़ में न जाने कितनी लड़कियों को जाल में फंसाया था और ये गौरी को भी परेशान करता था। तब ये बात जाकर अरमान सहमत को बताता है कि इसमें गौरी का भी तो हाथ हो सकता है, लेकिन सहमत नहीं मानती। फिर आज रात उस्ताद जी का शो होता है जिसमें अरमान भी फ्लूट बजाने वाला था। वही सहमत को उसका आदमी बताता है कि उस्ताद जी के कई शो घनश्याम ने ऑर्गेनाइज करवाए थे और वो उस्ताद जी का आधा पैसा खा जाता था, तो हो सकता है कि इसलिए उस्ताद जी ने गुस्से में आकर उसे मार डाला हो। ये सुनकर सहमत तुरंत उस्ताद जी को पकड़ने जाने लगती है। वही जब उस्ताद जी अरमान को फ्लूट बजाने के लिए कहते हैं तो अरमान बजा नहीं पाता। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उस्ताद जी को पकड़ लेती है। अब जब थाने में गौरी और निर्मला भी आते हैं, क्योंकि उन्हें सहमत ने पूछताछ के लिए बुलाया था, तब जाते हुए निर्मला खुद सहमत से हाथ मिला
बताती है, जो बात अरमान को अजीब लगती है क्योंकि निर्मला को कैसे पता कि सहमत ने कौन सा हाथ आगे बढ़ाया था। इसलिए वो तुरंत यहाँ निर्मला का पर्दाफाश कर देता है और निर्मला भी डर के मारे अब सच बता देती है कि हाँ, मैंने घनश्याम को मारा है। वो बताते हैं कि घनश्याम ने मेरा गाना प्रोड्यूस करने के नाम पर मेरा फायदा उठाया और मुझे ठीक से दिखता भी नहीं था, इसलिए मैं उस समय कुछ कर भी नहीं पाई। फिर जब मैंने थोड़ा पैसा इकट्ठा करके अपनी आंखों का इलाज कराया तो सबसे पहले मैंने गौरी से दोस्ती बढ़ाई जो घनश्याम की बिल्डिंग में रहती थी। फिर पूरी प्लानिंग के साथ मैंने घनश्याम को मारकर बिना किसी सबूत के गन वहीं छोड़ दी और खुद अंधी बनने का नाटक करने लगी, जिसमें उस्ताद जी फंस गए। पर अंत में सरमान ने मुझे पकड़ ही लिया। अब ये केस खत्म होने के बाद उस्ताद जी का शो दोबारा होता है और अरमान अपनी वाइफ को याद करके आज वहाँ फ्लूट बजाता है। फिर घर आकर जब अरमान अपना दूसरा फोन चेक करता है तो वहाँ उसे एक लोकेशन आती है, शायद वहाँ उसे संतोष बागची मिल सकता है। अब सीन चेंज होता है और हम अरमान को एक घर में खाना पकाते हुए देखते हैं। तभी वहाँ घर के लैंडलॉर्ड आ जाते हैं। असल में अरमान गलत घर को अपना घर समझ बैठा था और उन लोगों ने पुलिस को बुला लिया था। तब अरमान उन सबसे माफी मांगता है और सहमत से कहता है कि मेरी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मुझे डॉक्टर किसी दूसरे हॉस्पिटल में डालने के लिए कह रहे थे, जिस पर सहमत भी कहते कि कोई बात नहीं, तुम चले जाओ। फिर अगले दिन ही अरमान अपने डॉक्टर के साथ दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट होने चला जाता है और वहाँ का मेन डॉक्टर था ललित कनन, जो अब अरमान का केस हैंडल करने वाला है। फिर यहाँ सबसे मिलाने के बाद अरमान को ललित डॉक्टर विद्या के साथ उसके रूम की ओर भेज देता है और कहता है कि आपको हम ठीक करके ही रहेंगे। फिर विद्या अरमान को रूम में ले जाकर उसे खाने के लिए दवा देती है, लेकिन अरमान तो बस दवाई खाने का नाटक करता है पर उसे खाता नहीं। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं कि अरमान को इसी हॉस्पिटल की लोकेशन उसके फोन पर आई थी कि यहाँ संतोष मिल सकता है, इसलिए उसने सारा नाटक किया था कि उसकी दिमागी संतुलन खराब है और वो यहाँ एडमिट हो गया था। अब अगले दिन अरमान मौके का फायदा उठाकर कुछ मरीजों से संतोष बागची के बारे में पूछता है, जिस पर वहाँ मरीज कहते हैं कि वो तो काफी समय पहले मर गया। ये सुनकर अरमान हैरान हो जाता है। तभी यहाँ ये मरीज आपस में ही बहस करने लगते हैं और लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद अरमान को ललित अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैंने कैमरे से देख लिया कि तुम संतोष के बारे में जानना चाहते हो ना, लेकिन वो तो नशे के चक्कर में मारा गया, उसे ड्रग्स लेने का नशा हो गया था। जिसके बाद ललित अरमान को जबरदस्ती दवा खिलवाता है कि आपकी हालत खराब हो रही है और वो दवा पीते ही अरमान चीजों को हेलुसिनेट करने लगता है। फिर कुछ ही दिन में शिरण्या अरमान से मिलने आती है तो अरमान बताता है कि मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन ये लोग मुझे अब पागल बनाने में लगे हैं। मैंने बस यहाँ तक आने के लिए नाटक किया था। और वो कहता है कि मेरा फोन चेक करो तो मैं सब कंफर्म हो जाएगा और सहमत से कहना कि संतोष बागची का केस दी ओपन कर ले। ये सुनकर शिरण्या चली जाती है। इसके बाद फिर जब दोबारा अरमान को मौका मिलता है तो वो फिर संतोष के बारे में डॉक्यूमेंट में पता करने लगता है, जो ललित उसे देख लेता है। तब गुस्से में ललित संतोष की फुटेज अरमान को दिखाता है कि कैसे नशे के चक्कर में संतोष मारा गया और उसे विद्या हैंडल कर रही थी। उसी समय अरमान दवा के कारण फिर हेलुसिनेट करने लगता है और ललित उसे शॉक के लिए भेज देता है। वहीं शिरण्या को अरमान के फोन से कंफर्म हो जाता है कि संतोष बागची वाली बात सही है और ये बात वो सहमत को बताती है। यहाँ अरमान किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगता है। तभी पीछे से विद्या उसे एक इंजेक्शन लगा देती है। फिर वो किसी तरह उसे हिप्नोटाइज करने लगती है जिससे अरमान बेहोश हो जाए, लेकिन अरमान उससे भी 2 कदम आगे था। वो उसे रोक देता है और कहता है कि मुझे सब पता चल गया है, तुमने हिप्नोटाइज करके उस संतोष की जान ली थी ना, उसी तरह तुम मुझे भी हिप्नोटाइज कर रही हो। तभी विद्या भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ सहमत आ जाती है और ये लोग विद्या से पूछने लगते हैं कि बताओ इन सब के पीछे कौन है। तब विद्या कहते कि संतोष बागची का केस काफी बड़ा केस है, मैं कुछ भी नहीं बता सकती। ये कहते कहते वो नीचे कूद कर अपनी जान दे देती है और अरमान सच तक पहुंच नहीं पाता। जिसके बाद सहमत को खबर मिलती है कि किसी जर्नलिस्ट की मौत हो गई है और जब अरमान क्राइम स्पॉट पर जाता है तो उसे सेम वैसा ही फोन मिलता है जैसा उसे किसी ने भेजा था। इससे अरमान समझ जाता है कि मेरी मदद यही आदमी कर रहा था जिसे उन लोगों ने मार डाला। यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।